नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी जो है बढ़िया चल रही होगी। देखिए, अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है ना, सरकारी एग्जाम, तो सिर्फ आप अगर दो तीन काम कर लो तो आराम से वो पेपर निकल सकता है। पहला काम तो ये है कि डेली जो है आप लोग अगर 6 से 8 घंटा पढ़ने की आदत डाल लो। 6 घंटा भी पढ़ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 8 घंटा भी आप दे सकते हो। अगर आप 6 से 8 घंटा डेली दे रहे हो ना, आराम से कोई भी पेपर निकल जाएगा। ज्यादातर लोग की समस्या यही होती है कि वो जो डेली वाला टाइम है ना, वो नहीं दे पाते हैं। वो 3 दिन तो पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर क्या है, 2 दिन मौज करेंगे, तो ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, डेली पढ़िए, आराम से पेपर निकलेगा। दूसरी चीज क्या है, उस पेपर की आपको जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक पे जो है ज्यादा ध्यान है आयोग का। ठीक है, पीवाईक्यू का अब इतना रिलेवेंस नहीं रहा है, लेकिन पीवाईक्यू से सिर्फ हमें ये चीज पता करनी है कि कौन कौन से टॉपिक जो है ना, जो इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये जो है ना पीवाईक्यू एनालाइज करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये हम सब आपको बताते ही रहते हैं। साथ ही साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए सीरीज चलती रहती है। तो अगर आप इतना काम अच्छे से कर लोगे ना, तो आपका आरओ का जो पेपर है ना, वो आराम से निकल जाएगा। यूपी पीसीएस के लिए भी ये सीरीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बस यूपी पीसीएस में आपको एक काम जो है ना और करना पड़ेगा, वो है आपकी आंसर राइटिंग। अगर आंसर राइटिंग भी आप और करने लगोगे तो एसडीएम जो है ना, एसडीएम की पोस्ट भी आपको मिल जाएगी। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। 410 तक कर लिए थे, 411 से स्टार्ट करेंगे। क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम दामोदर रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दामोदर नदी से निकाली गई है। ठीक है, दामोदर नदी की बात हो रही है। अब पहली चीज तो ये समझिए, जो दामोदर नदी है ना, ये भारत के सिर्फ दो ही राज्यों में बहती है। कौन से, एक हो गया आपका झारखंड और दूसरा हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब इससे जो नहर निकाली गई है वो है आपकी एडन कैनाल। ठीक है, एडन नहर निकाली गई है, एडन कैनाल। किस लिए निकाली गई, सिंचाई इरिगेशन के लिए निकाली गई थी। एक चीज आपको और समझनी है, जो दामोदर है ना आपकी, वो जो आपकी हुगली है, हुगली की आपकी एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। मैं आपको एक बार मैप में समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे समझो कि ये आपकी अगर हम बात करें तो आपकी गंगा नदी जो है आ रही है। ठीक, गंगा में आपकी यमुना में भी आके मिल रही है, ये हो गई आपकी गंगा। अच्छे समझ लीजिएगा, अभी याद हो जाएगा। ये हो गई आपकी यमुना। ये कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं आपकी प्रयागराज में। फिर गंगा जो है ना, जब आगे बढ़ती है, जब पश्चिम बंगाल में आती है, पश्चिम बंगाल में ये वाली जगह को बोला जाता है फरक्का बैराज। क्या बोलते हैं, फरक्का बोलते हैं। ठीक है, फरक्का बैराज बन रखा है इधर। यहाँ से गंगा की ना दो डिस्ट्रीब्यूटरी, दो शाखा निकल जाती हैं। एक निकल जाती है बांग्लादेश की ओर, उसको बोला जाता है पद्मा। ठीक, और एक पश्चिम बंगाल की ओर जाती है, उसका नाम पड़ता है हुगली। ठीक, जो आपकी दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, वो है आपकी हुगली की। मतलब दामोदर नदी ऐसे आके मिलेगी, ये हो गई आपकी दामोदर। ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दामोदर नदी से निकली एडन कैनाल। इसको एक बार ऐसे मैप में देख लीजिए तो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, फरक्का के बाद में एक पद्मा जा रही बांग्लादेश, फिर हुगली जो है ना, वो आपकी वेस्ट बंगाल में जा रही है। दामोदर नदी किस में आके मिल रही है, हुगली में आके मिल रही है। इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मीठी रिवर ऑफ मुंबई ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। अब देखिए, जो मीठी नदी है ना, मुंबई में ही बहती है, और 12 मासी नहीं है, पेरिनियल नहीं है। ठीक है, सीजनल रिवर है। जब बारिश वहां ज्यादा होती है तो उसमें क्या है ना, पानी भी देखने को मिलता है। अब देखिए, जो मीठी रिवर है ना, इसका अगर मैं आपको मैप दिखाऊं एक बार, तो ये दिखेगी आपको मीठी रिवर। ये मुंबई का एक आइलैंड दे रखा है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, जो मीठी रिवर आपको दिख रही होगी, ये लिखा हुआ दिख रहा होगा जहाँ कर्सर है। तो इधर देखिए, एक आपका लेक है पोवाई लेक, और फिर एक आपका विहार लेक है। ठीक है, तो इन दोनों लेक से मिलके बनती है ये, कौन सी, पोवाई और विहार लेक से। इसमें आपको बीच में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इन दोनों का पानी जो है ना, मिला के मीठी रिवर में आता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या बोला जा रहा है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी वाला, विहार लेक। विहार झील जो है करेक्ट आंसर है। जो आपका तुलसी लेक दे रखा है ना, तुलसी लेक तो और ऊपर है, उससे कोई मतलब नहीं। विहार और पोवाई सही है, पोवाई होता तो वो भी करेक्ट होता, विहार है तो वो भी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज मैक्सिमम फ्लड इफेक्टेड। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है, सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आती है। तो वो आपको देखने को मिलेगी जो उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न एरिया है, पूर्वी क्षेत्र है। कैसे समझ लो, ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये जो आपको ईस्टर्न वाला पार्ट दिखेगा ना, पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे आपको बाढ़ ज्यादा दिखेगी। क्यों दिखती है, एक बार मैप से समझिए। ठीक, अगर हम बात चले यूपी के में, तो देखिए आपको यूपी राज्य दिख रहा होगा, बाउंड्री दिख रही होगी। और यूपी देखिए नेपाल के साथ में बॉर्डर कर रहा है।
जो नेपाल के साथ में ज्यादातर जो आपको जिले बॉर्डर करते हुए दिखेंगे ना, वो आपको पूर्वी क्षेत्र के ही दिखेंगे, ठीक है, ईस्टर्न रीजन दिखेगा। और नेपाल से क्या होता है ना, बहुत सारी नदियां जो हैं नेपाल से निकल के आती हैं, वो बहुत ज्यादा पानी लेके आती है, क्योंकि नेपाल में भी पहाड़ वगैरह हैं। पहाड़ों से जब नदी सीधा नीचे आएगी ना, तो काफी ज्यादा पानी काफी फोर्स से लेके आती है। तो जो नेपाल से नदियां आती है ना, इसी वजह से यूपी में जो है हमको बाढ़ ईस्टर्न वाले रीजन, पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है इनकरेक्ट बताइए। ब्लैक सॉइल को लेके बात हो रही, काली मिट्टी को। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, जो काली मिट्टी है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कपास के लिए, जो आपकी कॉटन है ना, कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल को आपका कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें मेजरली हम लोग क्या उगाते हैं, कपास उगाते हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। अब इसमें बोला जा रहा है कौन सी गलत है, तो गलत वाली जो इनकरेक्ट वाली है वो है आपका बी वाला, क्योंकि जो काली मिट्टी है ना, वो नाइट्रोजन और कार्बनिक जो पदार्थ है उससे भरपूर नहीं है, ठीक है। इसमें जो है नाइट्रोजन की भी कमी है, किसमें, ब्लैक सॉइल में, और जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है ना, जो आपका कार्बनिक पदार्थ, उसकी भी कमी है, किसमें, ब्लैक सॉइल में। इस वजह से इसमें बोला जा रहा है रिच है, तो ये इनकरेक्ट हो गई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है जो लेट्रोलाइट सॉइल है, लेट्रोलाइट मिट्टी है, उसके संबंध में भैया बताइए कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक, बात करते हैं। पहली चीज तो जो लेट्रोलाइट सॉइल है ना, ये आपको कुछ कुछ जगहों पे लाल रंग की भी देखने को मिलेगी, रेड कलर की देख। अब इसको इसको लाल मिट्टी नहीं बोलेंगे, लाल मिट्टी तो एक अलग तरीके की मिट्टी एक और है, ठीक है। लेकिन हर जगह पे लेट्रोलाइट सॉइल जो है आपको रेड नहीं दिखेगी, कुछ ही कुछ जगह दिखेगी। अब पहली स्टेटमेंट क्या बोली जा रही है, दे आर जनरली रेड इन कलर, ये आमतौर पर लाल रंग की होती, ठीक। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी वो सही हो जाती, पहली वाली सही है। बाकी भी देख ले रहे। क्या बोला जा रहा है, नाइट्रोजन और पोटैश में इसको रिच है, ठीक है, नाइट्रोजन और पोटैश की प्रचुरता होती है, तो ये गलत हो गया, ठीक, नहीं होती है। फिर क्या बोला जा रहा है, कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, तो ये भी गलत है आपका। तो इसी वजह से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको जो लेटोलाइट सॉइल है ना, देखने को ज्यादातर कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी ये असम के आसपास, फिर उड़ीसा के आसपास देखने को मिलेगी, फिर कर्नाटका, आपका जो तमिलनाडु और केरला वाला क्षेत्र है ना, वहां पे देखने, ठीक है, तो इधर मिलती है। तो वजह से करेक्ट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following types of soil has minimum water retention capacity? निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में न्यूनतम जल धारण क्षमता होती है। अब देखिए, जो जल धारण क्षमता है ना, इसका मतलब ये है, मान लो कहीं पे मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी, अब मिट्टी में जो पानी है, पानी आपने डाला, लेकिन जो पानी है ना वो सीधा बह जा रहा है, पानी जो है मिट्टी से बह के आगे चला गया, तो ये इसको बोला जाएगा मिनिमम, सबसे कम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, न्यूनतम जल धारण क्षमता। अगर ये होता मिट्टी में आपने पानी डाला होता ना, और मिट्टी में पानी बनेगा बना रहता, ठीक है, आगे बह के नहीं जाता, तो इसको बोला जाता है जल धारण क्षमता जो है ना वो काफी ज्यादा है। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम होती है जो आपका सैंड सॉइल होता है ना, एलुवियल सैंड सॉइल, जो रेत मिट्टी होती है, रेत मिट्टी, इसमें सबसे कम पाई जाती है। और सबसे ज्यादा किसमें हमें देखने को मिलेगी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सबसे ज्यादा आपको जल धारण क्षमता देखने को मिलती है, वो है आपका जो क्ले वाला सॉइल है ना, चिकनी मिट्टी, इसमें आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, कौन सा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन क्या है, द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड अल्कालिनिटी, ठीक है, अल्कालिनिटी बोला जा रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है। मृदा लवणता और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लो जो सैलिनिटी है ना, जो खारापन है वो ज्यादा बढ़ गया, अल्कलिनिटी बढ़ गई अगर आपकी सॉइल की, के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मिलाना पड़ता है जिप्सम। क्या मिलाना पड़ता है, जिप्सम मिलाना पड़ता है, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर हमें जो सॉइल है, जो हमारी मृदा है, उसकी लवणता और क्षारीयता को कम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जिप्सम मिलाएंगे। देखिए, जो आपकी मिट्टी है ना, सॉइल, ये अगर मान लो ज्यादा आपकी एल्कलाइन भी हुई, ठीक है, क्षारीय आपकी इसमें लवणता भी ज्यादा हुई अगर, और अगर मान लो ये एसिडिक भी ज्यादा हुई, दोनों समस्याएं, ठीक है, कुछ भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर सैलिनिटी को कम करना है तो जिप्सम मिलाएंगे। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेक एसिडिक सॉइल कल्टिवेबल। अब इसमें बोला जा रहा है जो आपका एसिडिक सॉइल है उसको सही करने के लिए क्या मिलाना चाहिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्लीय मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए किया जाता है। तो जब मान लो आपका एसिडिक ज्यादा है तो वो भी सही नहीं है, मिट्टी के लिए क्या होना चाहिए, ना ही ज्यादा आपका एसिडिक होना चाहिए, ना ही ज्यादा आपका एल्कलाइन होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, लाइम ऐड करना पड़ेगा, जो आपका चूना होता है ना, वो आप ऐड करोगे, तब जाके जो एसिडिक है ना वो आपका नॉर्मल बनेगा। फिर से समझ लो, अगर एल्कलाइन है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, जिप्सम सही करने के लिए, और अगर एसिडिक है, अम्लीय है, तो क्या ऐड करेंगे, लाइम ऐड करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सूटेड फॉर टी प्लांटेशन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बगान के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए चाय के बगान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है आपका जो एसिडिक सॉइल होता है ना, अम्लीय, ये माना जाता है। और एसिडिक सॉइल कौन सा होता है सबसे बढ़िया, वो होता है आपका लेट्रोलाइट। कौन सा, लेट्रोलाइट मिट्टी जो है, जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी है, ये वाला लेट्रोलाइट सॉइल, ये सबसे बढ़िया जो है एसिडिक होता है। इसी पे हम लोग उगाते हैं क्या, हमारी चाय उगाते हैं। तो आप कहोगे एसिडिक है तो कैसे उगा ले रहे हैं, देखिए कुछ ना कुछ हम लोग इसमें मैन्योर वगैरह, खाद वगैरह मिलाना पड़ता है, तब जाके ये आपका कल्टीवेबल होती है। भारत में जो आपका चाय सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जा रही है, वो आपकी असम हो गई, फिर हो गया आपका जो वेस्ट पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पे उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं बोले जरा कौन कौन सा सही मैच है। रिवर दे रखी, वर्ल्ड की रिवर है, और डैम दे रखी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पहला क्या बोले जा रहा है, जो आपकी कोलोराडो रिवर है उस पर कौन सा डैम बन रखा है, हुवर डैम बन रखा है, हुवर बांध। तो ये बिल्कुल सही है। ये आपको कोलोराडो रिवर कहाँ देखने को मिलती है, देखने को मिलती है आपके यूएसए में। एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा दे रहा हूँ, अच्छे समझ में आएगा। ये इंडिया, इंडिया से हम कहाँ चलेंगे, पश्चिम की ओर चलेंगे, तो ये आपको यूएसए दिखा। यूएसए में ना आपको इधर दिखेगा कोलोराडो रिवर, ठीक है। कोलोराडो रिवर आपको दिखेगी, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या चीज, जो आपका हुवर डैम है, ठीक है। तो हमें ये आपको देखने को मिलेगा हुवर डैम, ठीक। ये आपकी कौन सी रिवर आ रही है, देखिए कोलोराडो रिवर आ रही है, ठीक। तो मैं अगर जूम आउट करूँ ना, तो आप देखिएगा ये आपके यूएसए में ही आपको, ये हो गया लास वेगास के पास में, ये हो गई आपकी कौन सी डैम, हुवर डैम हो गई, ठीक। दूसरा क्या बोला जा रहा है, जो आपकी जाम्बेजी रिवर है उस पर कौन सी डैम है, कारीबा डैम, ये भी बिल्कुल सही है। जाम्बेजी आपको कौन से महाद्वीप में दिखेगी, आपको दिखेगी अफ्रीका में दिखेगी। और फिर नाइल नदी पे कौन सी, असवान डैम बन रखी, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इनको भी मैप में एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो आपकी कारीबा डैम है ना, इसको भी देख लीजिए मैप में। चलते हैं हम लोग अफ्रीका में, अफ्रीका में गाम्बिया है ना, यहाँ पर आपको देख क्या कारीबा डैम देखने को, अगर और बड़े पे आपको दिखेगा कारीबा डैम। एक बार सर्च करके आते हैं ना, तो ये हो गई आपकी कारीबा डैम, पे जाम्बेजी नदी पे है, ठीक है। और देखिए ये आपका जिम्बाब्वे और जाम्बिया का बॉर्डर भी पड़ रहा है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया का क्या पड़ रहा है, बॉर्डर भी पड़ रहा है। ऐसी नील नदी पे आपको कौन सी डैम दिखेगी, वो दिखेगी आपको असवान डैम दिखेगी। ये कहाँ पर आती है, ये आती है आपके इजिप्ट में पड़ेगी, ठीक है। ये आपको कहाँ पड़ेगी, देखने को मिलेगी इजिप्ट में देखने को मिलेगी। देखिए असवान शहर दिख रहा है, यहीं पर हमें देखने को मिलेगा हमारा असवान डैम, ठीक है। कौन सा, ये रहा आपका, ठीक है। ये मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया, सब कुछ बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। असवान डैम आपको अफ्रीका में कहाँ देखने को मिलेगा, इजिप्ट में, नाइल नदी पे। नाइल नदी जो है वो वर्ल्ड की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर आपकी कोलोराडो यूएसए में है। जाम्बेजी रिवर जो है ये भी आपकी अफ्रीका में है, उस पर कौन सा है आपका डैम बन रखा है, करीबा डैम। आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है। तो यही थी आपकी पूरी वीडियो, मैप वर्क के साथ अपने अच्छे से समझा, इसमें मिट्टी सॉइल के बारे में बात करी है। पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो पुरानी वीडियोस भी देख लीजिए, उसमें हम लोगों ने पहाड़ों के बारे में भी मैप से समझा है, फिर नदियों के बारे में भी मैप से समझा, तो अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। प्लेलिस्ट बन रखी है, यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। और अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा होगा, या आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, इन नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।